पुराने साल 2019 के आखिरी महीनों में पूर्वी अफ्रीका को एक भयंकर टिड्डी दल के हमले का सामना करना पड़ा, जो सोमालिया, इथियोपिया, केन्या, सूडान, इरिट्रिया, युगांडा और दक्षिणी सूडान जैसे देशों में फसलों को तबाह कर रहा था। खासकर मकई, ज्वार, गेहूं और चारा जैसे अनाजों को भारी नुकसान पहुंचा रहा था, जिसके कारण लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। ये टिड्डी दल, जो डेजर्ट लॉकस्ट के नाम से जाने जाते हैं, अरब प्रायद्वीप से शुरू होकर पूर्वी अफ्रीका तक फैल गए थे। 2020 तक ये हमला इतना बड़ा हो गया था कि विश्व बैंक और FAO जैसे संगठनों ने इसे एक बड़ी आपदा घोषित कर दिया था। अनुमान के मुताबिक इस उछाल ने करीब 20 मिलियन हेक्टेयर जमीन को प्रभावित किया, जिसमें फसलों का नुकसान अरबों डॉलर में था। उदाहरण के तौर पर इथियोपिया में करीब 2 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई और केन्या में 70,000 हेक्टेयर से ज्यादा, जिसके कारण किसानों को भूखमरी और गरीबी का सामना करना पड़ा। ये टिड्डियां एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा सकती हैं और एक छोटा सा दल भी एक बड़े शहर के लोगों के लिए पर्याप्त खाना बर्बाद कर सकता है। इसके पीछे कारण जलवायु परिवर्तन था, जैसे बारिश की अधिकता और चक्रवातों ने उनके प्रजनन को बढ़ावा दिया। FAO ने इसके रोकथाम के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया, लेकिन ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह था। हालांकि ये टिड्डियां बहुत विनाशकारी होती हैं, फिर भी कुछ अफ्रीकी पहल अब इन्हें एक संसाधन में बदल रही हैं ताकि खाद्य सुरक्षा की समस्या से लड़ सके। अफ्रीका की आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2024 में करीब 1.4 अरब लोग हैं, जो 2050 तक 2.5 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। 2024 से 25 में 307 मिलियन से ज्यादा लोगों को दीर्घकालिक भूखमरी का सामना है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है। उप सहारा अफ्रीका में हर 5वां व्यक्ति कुपोषित है और खाद्य असुरक्षा 29.3% तक है। इसलिए नई संसाधनों की जरूरत है। ये टिड्डियां प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरी होती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक डेजर्ट लॉकस्ट में 50 से 70% प्रोटीन होता है, जो मांस से भी ज्यादा है। इसके अलावा वसा, विटामिन जैसे B ग्रुप, आयरन, जिंक, कैल्शियम और फाइबर भी होता है। अफ्रीका में कई समुदायों में इन्हें खाने की परंपरा पुरानी है, जैसे युगांडा और तंजानिया में, जहां इन्हें तेल में तलकर खाया जाता है। ये न केवल पोषण देता है बल्कि हृदय रोगों से भी बचाता है, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। इसलिए इन्हें पालने या इकट्ठा करके खाद्य पूरक पशुओं के चारे और जैविक खाद में बदला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर केन्या की एक नई कंपनी द बग पिक्चर रात के अंधेरे में टिड्डियों को पकड़ती है, उन्हें प्रोटीन युक्त चूर्ण में बदलती है और स्थानीय लोगों को पैसे देती है, जो उनके लिए आय और पोषण दोनों देता है। ये कंपनी 2021 से शुरू हुई और अब तक हजारों टन टिड्डियों को प्रोसेस कर चुकी है। उनके मुताबिक 1 किलो टिड्डी से करीब 500 ग्राम प्रोटीन पाउडर बन सकता है, जो मुर्गे, मछली और पशुओं के चारे में मिलाया जाता है। इससे चारे की कीमत कम होती है और फसलों को भी बचाया जाता है। द बग पिक्चर के संस्थापक लारा स्टैनफोर्ड का कहना है कि ये टिड्डियों को नुकसान से फायदे में बदलने का तरीका है और ये रीजनरेटिव कृषि को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अन्य कंपनियां जैसे इंसेक्ट्स फॉर इम्पैक्ट भी इसमें लगी हैं, जो टिड्डियों को खाद में बदलती हैं। उनका प्रोसेस मिलिंग और कंपोस्टिंग का है, जिससे जैविक खाद बनता है जो जमीन की उर्वरता बढ़ाता है। ये कीटनाशकों से बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक होता है। अफ्रीका में कई देशों जैसे पाकिस्तान और भारत तक ये हमला फैला था, लेकिन अफ्रीका में फोकस ज्यादा है। अब बात करें ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा की, जो काली सिपाही मक्खी के लार्वा होते हैं। ये जैविक कचरे को प्रोसेस करके प्रोटीन भरा चारा और पोषक युक्त खाद बनाते हैं। साउथ अफ्रीका में मौजूद कंपनी एग्री प्रोटीन ने इसे बड़ा व्यवसाय बना दिया है। उनके फार्म में हर दिन टनों कचरा प्रोसेस होता है। लार्वा कचरे को 80% तक कम कर देते हैं और उनमें 40 से 50% प्रोटीन होता है, जो पशुओं के लिए बेहतर है। केन्या में इंसेक्टिप्रो है, जो जैविक कचरे से लार्वा पालती है और 1 किलो कचरे से 500 ग्राम चारा बनाती है। ये लार्वा हर दिन अपने वजन के 70% खा सकते हैं। इससे लैंडफिल कम होते हैं और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे मीथेन, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, कम होता है। अफ्रीका में शहरी कचरा एक बड़ी समस्या है और ये तरीका टिकाऊ है। इसके फायदे बहुत हैं, जैसे पोषण बढ़ाना, रोजगार देना और पर्यावरण बचाना। अब दीमक से प्रेरित निर्माण सामग्री की बात करें। दीमक या चींटी के ढांचे बहुत कमाल के होते हैं, जो गर्म और ठंडे मौसम में स्थिर रहते हैं। उनके टीले में हवा का संचरण प्राकृतिक होता है, जैसे चिमनी के प्रभाव से ठंडी हवा अंदर आती है। इससे प्रेरित होकर जिम्बाब्वे में ईस्ट गेट सेंटर बना, जिसे आर्किटेक्ट मिक पियर्स ने डिजाइन किया। ये बिल्डिंग एयर कंडीशनिंग के बिना ठंडी रहती है और 90% ऊर्जा बचाती है। दीमक के टीले की तरफ दीवारों में छिद्र होते हैं, जो हवा को फिल्टर करते हैं। अफ्रीका में और भी उदाहरण हैं, जैसे हरारे में इमारतें। नई रिसर्च में मिट्टी की ईंटें दीमक से प्रेरित बनाई जा रही हैं, जो सस्ती और टिकाऊ हैं। ये सामग्री प्राकृतिक रूप से सीमेंटेड होती हैं और ऊर्जा कुशल हैं। अफ्रीका की गर्म जलवायु में ये बहुत उपयोगी हैं। ये नई तरीके अफ्रीका की खाद्य और संसाधन समस्याओं को टिकाऊ ढंग से हल करने का प्रयास है। यहाँ तक कि कुछ देशों में टिड्डियों को खाने की परंपरा पुरानी है, जैसे युगांडा में उन्हें तेल में तलकर खाया जाता है, जो और भी प्रोटीन देता है और लोगों को स्वस्थ बनाता है।
इसके साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कोई रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती और फसलों को बचाया जा सकता है अगर टिड्डियों को जल्दी पकड़ लिया जाए तो। इस तरह से ये पहल न केवल नुकसान को फायदे में बदल रही हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत भी कर रही हैं, जहां लोगों को नए रोजगार मिल रहे हैं और बच्चे भी बेहतर नोशन पा रहे हैं। भविष्य में और अधिक नवाचार होने की संभावना है, जैसे टिड्डियों के तेल से बायोफ्यूल बनाने की तकनीक। इतिहास की बात करें तो डेजर्ट लकस्ट के हमले पुराने जमाने से होते आए हैं। बाइबल में भी इनका जिक्र है, लेकिन 2019-20 का उछाल पिछले 25 सालों में सबसे बड़ा था। इसने न केवल फसलों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पशुओं के चरागाह भी खराब किए, जिसके कारण दूध और मांस की कमी हुई। विश्व बैंक ने इसके लिए $500 मिलियन की मदद दी और FAO ने निगरानी और नियंत्रण के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इस्तेमाल किए। लेकिन अब फोकस रोकथाम पर है, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम और सामुदायिक आधारित हार्वेस्टिंग। द बग पिक्चर जैसे स्टार्टअप्स ने लोगों को प्रशिक्षण दिया कि कैसे रात में टॉर्च से टिड्डियों को आकर्षित करें और जालों में पकड़ें। ये ₹1 फायदा वाला तरीका है, क्योंकि लोगों को 50 से 100 शिलिंग प्रति किलो मिलता है, जो गरीब परिवारों के लिए बड़ी बात है। पोषण की दृष्टि से टिड्डियों में आयरन 8 से 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, जो एनीमिया से लड़ने में मदद करता है। अफ्रीका में महिलाएं और बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए कीड़ों को आहार में शामिल करना जरूरी है। वैश्विक स्तर पर 65 देशों में टिड्डी खाई जाती है और WHO भी इन्हें सुरक्षित मानता है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई के बारे में और बताएं तो एनवी फ्लाइट जैसी कंपनियां भी इसमें लगी हैं, जो BSFL को पेट फूड में इस्तेमाल करती हैं। अफ्रीका में कचरा मैनेजमेंट एक चुनौती है, जैसे नायरोबी में हर दिन टनों कचरा पड़ता है। ये लार्वा उसे कन्वर्ट करते हैं। उनका फ्रास या खाद नाइट्रोजन युक्त होता है, जो फसलों के लिए बेहतर है। रिसर्च दिखाती है कि BSFL कंपोस्टिंग से ग्रीन हाउस गैस 50% कम होते हैं। दीमक से प्रेरित वास्तुकला में मिक पियर्स ने ऑस्ट्रेलिया में भी इमारतें बनाई, जैसे काउंसिल हाउस 2, जो दीमक के टीले की तरह टिकाऊ है। अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन से गर्मी बढ़ रही है, इसलिए ऐसी इमारतें जरूरी हैं। नई रिसर्च में दीमक के एंजाइम से प्रेरित सामग्री बनाई जा रही हैं, जो सेल्फ हीलिंग होती हैं। ये सब मिलकर अफ्रीका को खाद्य सुरक्षित बना सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि से दबाव बढ़ रहा है। पूर्वी अफ्रीका में 2020 से 2050 तक दोगुनी होने की उम्मीद है और खाद्य संकट 2024 में 295 मिलियन लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए कीड़े समाधान है। उनका उत्पादन जमीन और पानी कम लेता है, बीफ से 10 गुना कम और प्रोटीन ज्यादा। चुनौतियां भी हैं, जैसे सांस्कृतिक बाधाएं। कुछ लोग इन्हें खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन शिक्षा से बदलाव हो सकता है। सुरक्षा के लिए नियमों की जरूरत है और स्टार्टअप्स में निवेश की। भविष्य में बायोफ्यूल और फार्मास्यूटिकल्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे चिंटिन से दवाइयाँ। ये सब अफ्रीका की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और टिकाऊ विकास लक्ष्यों को पूरा करेगा, जैसे जीरो भुखमरी और जलवायु कार्रवाई।